फाइनली अपने बातचीत स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपने यार मनी एंड बैंकिंग के पार्ट नंबर 3 में है। जस्ट टेलिंग यू कि मनी एंड बैंकिंग को मैं एक सिंगल चैप्टर मान रहा हूँ। हालांकि कुछ किताबों में वो एज अ सेपरेट चैप्टर भी दिया हुआ है। ठीक है ना। सो हेडिंग डाल लीजिए मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 3। मैं एक चीज और अज्यूम कर रहा हूँ व्हाइल आई स्टार्ट द क्लास टुडे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाइव हो तो लाइव, रिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्डेड, जो भी हो। लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है, मेरे को उससे मतलब है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है कि नहीं है? तो सही है। अभी तक का जो जर्नी था उसमें हम लोग मनी का इन जनरल डेफिनेशन पढ़े थे, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, मनी का फंक्शंस पढ़े थे। राइट। मनी का 3 फंक्शंस होता है। आप लोगों के पास अगर नोट्स अपडेटेड हो तो यू विल रिमेंबर कि मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन तक आप लोगों को लिखवा रखा है। बाकी जो है वो है कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। सो एवरीबॉडी, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी में मैं आपको बोला था 3 फंक्शंस होते हैं। आई विल समराइज इट फॉर यू, डोंट वरी। सबसे पहला होता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले होता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। फिर होता है दोस्तों सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। और लास्टली होता है आपका कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। लास्टली आप लोगों का होता है कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। अगर आप क्लास अटेंड किए थे एंड इफ यू रिमेंबर थिंग्स वेल, तो आपको मैं बता दिया था प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन था जो प्राइमरी फंक्शन था उसमें जो है 2 प्राइमरी फंक्शन था अपने जो पढ़े थे। एग्जैक्टली exactly. मीडियम ऑफ, और इनफैक्ट बोला भी था मनी इज अ फंक्शन ऑफ फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। तो ये बात सच है, आप लोगों ने ठीक ही पकड़ा है कि प्राइमरी फंक्शन पहला वाला था जो अपने पढ़े थे, वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला फंक्शन जो था एवरीबॉडी, दैट वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एवरीबॉडी। हाँ। दूसरा फंक्शन जो अपने करेंगे दैट इज क्या है बोलो? मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम अ मेजर, मीडियम हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में अपने पढ़े स्टैंडर्ड एंड स्टोर। स्टैंडर्ड मीडियम अ मेजर, स्टैंडर्ड अ स्टोर। स्टैंडर्ड हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, और स्टोर में आपका हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। तो अगर आप लोगों के साथ लॉजिकली बात किया जाए, अगर आप लोगों के साथ लॉजिकली बात किया जाए, तो इतना तक हमारा जो जर्नी था वो था मनी का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन का, जो अभी तक हुआ था। मैं क्या पढ़ाया नहीं था और क्या पढ़ने वाले अपने आज, वो है कंटिजेंट फंक्शन। और उसके बाद हम लोग बैंकिंग के एरिया में घुसेंगे। ठीक है कि नहीं? फिर अपने लोग बैंक्स के बारे में बातचीत स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मनी फिर तब तक खत्म हो चुका होगा। सो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बोलिए सर, सुन रहे हैं हम लोग। कंटिजेंट फंक्शन सबसे पहला। अच्छा, ये कंटिजेंट फंक्शन, हेलो, कंटिजेंट फंक्शंस का मतलब होता है मनी का अदर फंक्शंस। मेन फंक्शंस को छोड़ के भी मनी का कुछ फंक्शंस होता है। एवरीवन, मेन फंक्शंस को छोड़ के भी मनी का कुछ फंक्शंस होता है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, मेन फंक्शंस को छोड़ के भी मनी का कुछ स्टेटमेंट फंक्शंस होता है, उनको अपने कंटिजेंट फंक्शंस बोलते हैं। इसमें जो है सबसे पहला फंक्शन है, लिख लो फिर समझाता हूं, फैसिलिटेट्स क्रेडिट।
और फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दो ही इसमें भी करवाएंगे। फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर मतलब समझाओ फिर आप लिखवाना, मतलब समझाओ फिर आप लिखवाना। ठीक पॉइंट है तुम्हारा। कंटिंजेंट फंक्शंस मनी का एवरीबॉडी दो ठो है, एक है फैसिलिटेट्स क्रेडिट और एक है फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक है फैसिलिटेट्स क्रेडिट और एक है फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सुनो अभी बात को। पहला वाला है फैसिलिटेट्स क्रेडिट। हेलो, पहला वाला है फैसिलिटेट्स क्रेडिट। सर बात नहीं समझ आया, सर बात नहीं समझ आया। क्या है फैसिलिटेट्स क्रेडिट का मतलब, समझो देखो। हाँ ये सब तो करवाया हुआ होगा, तुम ये क्यों कॉपी कर रहा है अभी, तुमको तो इस पे ध्यान देना चाहिए। कंटिंजेंट फंक्शन फैसिलिटेट्स क्रेडिट। एक बात बताओ, सब कोई चेक का नाम सुना है? चेक सुना है तो सब कोई डेबिट कार्ड सुना है? सब कोई, इनफैक्ट आप लोग ये अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो काफी लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम सुना है? तो एक बात बताओ, अगर दुनिया में पैसा नहीं होता तो चेक होता? बैंकिंग सिस्टम होता? नहीं। तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम पैसे की वजह से खड़ा है। अगर दुनिया में पैसा बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आपका ये सब जो चीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, हाँ, या फिर आप लोग ये जो बोलते हो चेक, ये सब कहाँ का लॉजिक रहेगा? लॉजिक समझ आया? तो मनी की वजह से ये सब है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और लास्टली फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आज चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, किसी को याद है कौन से? कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? चार है। कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। फिर से बोलो, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, इनको काम पे लगाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कैपिटल लिया, मैंने रितिका से कैपिटल लिया, तो यार मैंने रितिका से कैपिटल लिया, बदले में मैं इसको इंटरेस्ट पे करूंगा। याद रखना, भूलना मत, इंटरेस्ट पे करूंगा कैपिटल पे। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूं। मैंने आपसे जमीन लिया, मैंने मान लो रोहित से जमीन लिया, मैं रोहित को रेंट पे करूंगा। और मैंने कुछ लेबर हायर किया जिनको मैं वेजेस पे करूंगा। तुम एक बात बताओ, ये जितने के जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जितने के जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको पेमेंट किसके टर्म्स में होता है? मनी के टर्म्स में। अगर मनी नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर से बता देता हूं, लास्ट दो क्लासेस में मैंने सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी तक करवाया था। आज हम लोग कंटिंजेंट फंक्शन, कंटिंजेंट मतलब वो फंक्शंस ऑफ मनी जो अंडर एस्टिमेटेड रह जाते हैं पर वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जिसमें से पहला फंक्शन था फैसिलिटेट्स क्रेडिट, जिसमें से पहला फंक्शन था, बोलो, फैसिलिटेट्स क्रेडिट। कि जो आप उधार देते हो, चेक इशू करते हो, ये किसके बेसिस पर करते हो? मनी के बेसिस पे करते हो। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सब कोई अपना नोट्स में कंटिन्यूटी बनाओगे। इसका मतलब है सब कोई वही नोट्स कैरी कर रहे हो जहां पार्ट 2 खत्म हुआ था। चलो हेडिंग डालो, कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, आज का पहला टॉपिक। दो ही लिखेंगे। कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, पहला, एवरीबॉडी पहला, एवरीबॉडी पहला कंटिंजेंट फंक्शन जो है वो है यार फैसिलिटेट्स क्रेडिट। फैसिलिटेट्स क्रेडिट, फैसिलिटेट्स क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो उधार। आज जितना चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सब कोई काम का है क्या अगर मनी नहीं हो तो? चेक का क्या पर्पस होता है? आज अमन के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं जो अमन मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो मैं चेक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पैसे हैं। तो फैसिलिटेट्स क्रेडिट लिखो, मनी फैसिलिटेट्स, लर्न होना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं, मनी फैसिलिटेट्स द, money facilitates, money facilitates the functioning of credit
money facilitates the functioning of credit instruments. Money facilitates the functioning of credit instruments such as checks, promissory notes, bills of exchange, etc. लिख लो, money facilitates the functioning of credit instruments such as checks, promissory notes, bills of exchange, etc. Such credit instruments, such credit instruments facilitate transfer of value. Such credit instruments facilitates transfer of value from one person to another person, from one person to another person, from one person to another person. From one person to another person. Facilitates credit. पहला हो गया facilitates credit. पहला हो गया facilitates credit. सारे लोग बोलो बोलो बोलो. Money facilitates the functioning of. फिर से, फिर से, एक बार और. Money, money, एक बार और. Such as checks, promissory note, bills of exchange, etc. बोलो, such as, such as, फिर से, such as checks, promissory notes, bills of exchange, etc. आगे, such credit instruments बोलो, facilitates transfer of value from one person to another person. फिर से, such credit instruments facilitates transfer of value from one person to another person. Such credit instruments facilitate transfer of value from one person to another person. सारे लोग रीड करो, एक बार बोलो. Such as, सारे लोग नहीं बोल रहे, एक बार फिर से बोलो. Such credit instruments facilitate the transfer of value from one person to another person. रितिका से सुनेंगे. रितिका बोलिए. अर्चित बोलो. रीड करिए दो बार, पूरा रीड कीजिए अर्चित, दो बार. फिर से रीड करें. ठीक है, अब अर्चित बोलो. व्योम आप बोलो. Such credit instruments one person to another. वैभव आप बोलो. Such credit instrument. सो दोस्तों, हम लोग मनी का प्राइमरी और सेकेंडरी लास्ट डे कर लिए थे. कंटिंजेंट फंक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें पहला वाला हो गया फैसिलिटेट्स क्रेडिट. दूसरा लिख लीजिए आप लोग, फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दूसरा लिखिए आप लोग, फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. फैसिलिटेट्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लिख लें एवरीवन, फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें अपने को यही बताना है, इसमें अपने को यही बताना है कि जितने भी फैक्टर पेमेंट्स है, हेलो, जितने भी फैक्टर पेमेंट्स है वो मनी के फॉर्म में किए जा सकते हैं। लिखो, फैक्टर पेमेंट्स कैन बी मेड इजीली इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। आज तुम लोगों को पैसा दोगे नहीं तो काम कैसे करेंगे वो लोग तुम्हारे लिए? फैक्टर पेमेंट्स कैन बी मेड इजीली इन द फॉर्म ऑफ, factor payments can be made easily in the form of monetary remunerations, in the form of monetary remunerations, in the form of monetary remunerations such as rent, interest, profit. This ensures production process continues. This ensures production process continues. This ensures that production process continues. This ensures that production purpose continues. This ensures that production purpose continues. लिख लो, this ensures that production purpose continues या process continues। हाँ, हाँ जी, facilitate distribution of income लिख लिए क्या? चलिए सारे लोग रीड करें, बोले आप लोग यार, फैक्टर पेमेंट्स बोलो फिर से, easily in the form of monetary remuneration such as rent, interest, profit। फिर से, factor payments can be made easily in the form of such as rent, interest, profit। this ensures this ensures that this ensures that एक बार सारे लोग फिर से बोलो, एक बार और बोलो सारे लोग। this ensures that, एक बार सारे लोग फिर से बोलो। कृषा बोलो। this ensures that production process continues। अमन आप बोलो। प्रॉफिट आप बोलिए। एग्जैक्टली exactly। तो यार ये लोगों का लर्निंग हो गया है, हमने फंक्शंस ऑफ मनी कंप्लीट कर लिया है। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट फंक्शंस था मनी का, वी हैव बीन एबल टू कवर दैट। और मनी का सप्लाई आप लोगों ने बताया था डन है। तो यार ये सब चीज़ तो डन है। मैं देख लेता हूँ और भी कुछ बाकी है क्या, या ये सब बताया हुआ है। कंटिजेंट फंक्शंस बता दिया हूँ आप लोग को। ठीक है भाई। तो अभी एवरीवन, हम लोग अभी बैंकिंग सिस्टम की तरफ चलेंगे और बैंक्स की तरफ बातचीत करेंगे। सो एवरीबडी बेटर बी रेडी, है ना? एवरीवन बेटर बी रेडी। टर्म्स लिखवाया तो लीगल टेंडर, फिएट मनी, ये सब नहीं लिखवाया है? लीगल टेंडर, फिएट मनी नहीं लिखवाया हुआ, इम्पॉसिबल है। फर्स्ट क्लास में लिखवाया हुआ है, फर्स्ट क्लास में लिखवाया हुआ है। चलो यहां पर सुनो, अरे सबसे क्या पूछ रहा है, तुम नहीं लिखा, तुम बोका बन गया, मान ले। अब इधर पे ध्यान से सुनो, एवरीवन पे अटेंशन। मैं आप लोगों को बता रहा हूं बैंकिंग के बारे में, पे अटेंशन एवरीवन। बैंकिंग के बारे में आई एम टेलिंग यू ऑल, प्लीज पे अटेंशन यार। बैंकिंग आप लोग को करना है, मतलब ऐसे बात करना है कि नया चैप्टर है तो वो सोच लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वही चैप्टर चल रहा है, इसीलिए बोला मनी एंड बैंकिंग पार्ट 3 पे अपने। बैंकिंग में अपने लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा आपको मैं बताता हूँ।
सबसे पहले तो मैं आपको ना दो बैंक्स के बीच में स्ट्रेट अवे डिफरेंस बताने वाला हूं, जो बहुत लोगों को मालूम भी रहेगा पहले से ही। एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा सेंट्रल वर्सेस कमर्शियल, जो अपने आज क्लास में करने वाले। हाँ, सेंट्रल वर्सेस कमर्शियल बैंक, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहले पूरा कहानी सुन लेना। फिर वेरी इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक है क्रेडिट क्रिएशन और एक है क्रेडिट कंट्रोल। ये चार बातें जो है ये आप लोगों के सिलेबस में है, मतलब क्वेश्चन यहीं से आता है। एक आध कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो देख लेंगे, मेनली ये चार पे फोकस करो ना पहले, आधा काम तुम्हारा वहीं हो जाएगा। सुन लिए सर? चलिए फिर बातचीत स्टार्ट कीजिए, देरी किस बात की। भाई ऐसा है, आज मुझे पैसा जमा करना है। सुन नहीं रहे हो आप लोग? आज अगर मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं, ठीक है कि नहीं है? आज अगर मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं, मैं जिस बैंक के पास जा रहा हूं ना वो कमर्शियल बैंक है। अब वो आपके मन में एसबीआई आया हो, बंधन बैंक आया हो, एचडीएफसी आया हो, आईसीआईसीआई आया हो, मतलब कोई भी बैंक आप सोचे हो मन में, मेरे को नहीं जानना है, मैं ये बोल रहा हूँ वो कमर्शियल बैंक है, जहां आप पैसा जमा करते हो। या कल को आपको अगर लोन चाहिए तो जहां से आप लोन उठाते हो, ये जो बैंक है ये आपके कौन से बैंक है बताओ? कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। पर आप लोग सोच नहीं रहे हो, अब कमर्शियल बैंक का तो जो मन वो लोग करेगा। अगर कमर्शियल बैंक के एक्शंस पर लगाम लगाने के लिए एक बॉडी नहीं हो, उसका नाम है सेंट्रल बैंक। उसको आप लोग ज्यादा प्यार से जानते हो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नाम से जानते हो आप। हर कंट्री में कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं, सेंट्रल बैंक एक ही होता है। यूएसए में जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका में ये फेडरल बैंक है। आया बात समझ में? अब समझो, इकोनॉमी में नोट्स प्रिंट करना हो, नोट सर्कुलेट करना हो, इसका पावर कमर्शियल बैंक के पास नहीं है, इसका पावर आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के पास है। जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक को पैसे का जरूरत होता है या एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो उन लोग आरबीआई के पास जमा करते हैं। गवर्नमेंट, हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो टैक्सेस जा रहा है कहां जा रहा है? आरबीआई के पास जा रहा है। मतलब आरबीआई एक तरह से गवर्नमेंट का अकाउंट होल्डर भी है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना अकाउंट आरबीआई में मेंटेन करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये मेजर बात है। इकोनॉमी में नोट्स प्रिंट करने का पावर आरबीआई के पास है। हाँ, यहाँ पे कॉइन्स के ऊपर एक अलग झमेला है, वो छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। नोट्स प्रिंट आरबीआई कर सकता है इकोनॉमी में। चमका क्या? बेसिक आइडिया हुआ क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो सही है, तो हेडिंग डाल लो, बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, लिख लेना। बेसिस ऑफ डिफरेंस सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और एक तरफ आप लोगों का आ गया कमर्शियल बैंक। इसीलिए सेंट्रल बैंक को कंट्री का एपेक्स बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपेक्स बैंक। स्टेटस लिखो, स्टेटस। भैया सेंट्रल बैंक के लिए हम लोग क्या बोले? इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ अवर कंट्री। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट, इसके ऊपर कोई बैंक नहीं है। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ अवर कंट्री। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ अवर कंट्री। लिख लीजिए सारे लोग, इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ अवर कंट्री। लिखिए, कमर्शियल बैंक, इट फंक्शंस
according to rules and regulations. It functions according to rules and regulations. It functions according to rules and regulations fixed by central bank. सेंट्रल बैंक का नाम हमारी कंट्री में आरबीआई है, भूलिएगा मत. सेंट्रल बैंक. दूसरी बात, नोट. Central bank has the sole authority to print and issue currency. Commercial banks don't have such power. Commercial banks don't have power to print notes. Don't have power to print notes slash currency. जो भी लिखना है लिख लेना. To prevent notes. To print notes rather. बैंकर. भैया सेंट्रल बैंक जो है वो किसके लिए बैंकर है? गवर्नमेंट के लिए और बाकी बैंक्स के लिए. नहीं समझे? अरे गवर्नमेंट को पैसा रखना है, कहाँ रखेगा? सेंट्रल बैंक में. बाकी बैंक्स को पैसा जमा करना है, कहाँ करेगा? सेंट्रल बैंक. इसीलिए बोलते हैं इट इज बैंकर टू बैंक्स एंड द गवर्नमेंट. क्योंकि बाकी बैंक्स और गवर्नमेंट कहाँ पैसा रखती हैं? सेंट्रल बैंक में. उनको उधार चाहिए, वो लोग कहाँ से लेते हैं? सेंट्रल बैंक से. तो लिखिए सेंट्रल बैंक के अंदर, लिखिए आप लोग, सेंट्रल बैंक के अंदर लिखिए आप लोग, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. It is banker to the government. Everybody, it is banker to the government and to other banks. It is a banker to the government and to other banks. कमर्शियल बैंक में लिखिए it is banker to the general public. It is banker to the general public. It is banker to the general public. Everybody, it is banker to the general public. It is banker to the general public. Credit. लिखिए सेंट क्रेडिट मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई. सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई पैदा तो कर नहीं सकता उतना, बट कंट्रोल कर सकता है. सेंट्रल बैंक हैव द पावर टू कंट्रोल क्रेडिट. कैसे, वो अलग डिस्कशन है, ये मत पूछना अभी. हैज द पावर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी. और कमर्शियल बैंक्स हैव द पावर टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी. हैव द पावर टू क्रिएट क्रेडिट मतलब इकोनॉमी में लोन्स तो ये लोग ही देता है, तो हैज द पावर टू क्रिएट क्रेडिट. टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी. और एक और बात लास्ट में, ऑब्जेक्टिव. देखो भाई, सेंट्रल बैंक प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से ऑपरेट नहीं करता है. इट फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर. मतलब जिससे सोसाइटी का और इन जनरल लोगों का भला हो, वो चीज सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा. इट फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर. और इधर इस भाई का है, इट फोकसेस ऑन प्रॉफिट मोटिव.
says on profit motive. It focuses on profit motive. It focuses on profit motive. It focuses on profit motive. अच्छा, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव समझ में आ गया। और मेन मेन फोकस लिखना है यार आदि, इंडिविजुअली नहीं लिख सकते ना। तो इट फोकसेस ऑन प्रॉफिट मोटिव, ये है सर 5 डिफरेंसेस। ऐसे डिफरेंसेस और भी है, बट ये मेजर डिफरेंसेस है जो आई थिंक आप लोग को पता रहने मांगता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 5 इज इनफ। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडी स्टाइल में आता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हेडिंग डाल लीजिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, एवरीबॉडी सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई। पहले मैं जिस्ट में सारे फंक्शन समझाऊंगा, फिर एक एक करके अपने लिखने वाले हैं। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फंक्शन तो लिखवाना, ये डिफरेंस तो मैं लिखवाना ही भूल गया कि हर कंट्री में एक आरबीआई होता है, पर कमर्शियल बैंक बहुत सारा होता है। अरे पर कितना डिफरेंस लिखा है, 5 तो हो गया था इसीलिए छोड़ दिए। चमका तो सही है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या आरबीआई। पहले यार फंक्शंस आपको ना ब्रीफ में समझाता हूं, उसके बाद अपने लोग इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बात, करेंसी अथॉरिटी मतलब मोनोपोली ऑफ नोट इशू। ये वाला पॉइंट को आप कायदे से सुनना, यहाँ पे एमसीक्यू में बोर्ड हर बार धोखा दिलवाता है स्टूडेंट्स को। करेंसी अथॉरिटी, हमारी कंट्री में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही एकमात्र पावर है टू प्रिंट एंड इशू नोट्स इन द कंट्री। टू प्रिंट एंड इशू नोट्स इन द कंट्री, हमारी कंट्री में केवल ये पावर किसके पास है? केवल हमारी कंट्री में ये पावर जो है आरबीआई के पास है। बट अब एक बात बोलता हूं, एक सेकेंड ना। बट एक बात मालूम है, 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन हमारी कंट्री में आरबीआई नहीं इशू कर सकता। वो पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो अगर आ गया कॉइन्स, कौन इशू कर रहा है 1 रुपी कॉइन और ये सब, तो 1 रुपी कॉइन इन जनरल, तो याद रखना आंसर में आरबीआई मत लिख के आना, धोखा खड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर, देखो ऐसा है ना, एक आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, आरबीआई से रिलेटेड एक लॉ बना हुआ है 1934 या कुछ है, मेरे को ना लॉ का एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 59 है या 34 है, मेरे को ध्यान नहीं है। वो बोलता है कि आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स। वो आरबीआई को पावर नहीं देता है कॉइन्स और ये सब करने का। अब ट्रेडिशनली क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कॉइन्स वॉइन्स को प्रिंट कर मतलब इशू करता था, तो वही चलते आ रहा है। तो इसीलिए 1 रुपया का जो नोट्स और कॉइन्स है ना, 1 रुपया का नोट तो आप लोग शायद देखे भी नहीं होंगे, एक्सेप्ट अगर किसी के घर पे हो ड्यू टू ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो 1 रुपया का नोट जो है या 1 रुपया का जो कॉइन है, अगर आप लोग देखोगे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन है। जबकि बाकी जगह पे अगर आप 500 का नोट देखोगे, 100 का नोट देखोगे, उसमें आरबीआई गवर्नर का साइन है। ये क्यों सेपरेशन है, इसका कोई हार्डकोर लॉजिक नहीं है कि तुम सोचेगा कि सर बताए नहीं थे आप हम लोगों क्लास में। कोई नहीं पूछने वाला है, खाली यही पूछेगा 1 रुपया का नोट और कॉइन कॉइन, तो क्या आंसर देगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी नोट्स कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है खतरनाक, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। कौन नहीं क्यों पे फोकस करता है? क्यों, ऐसा क्यों कि सिर्फ आरबीआई को ही ये पावर दिया गया नोट्स इशू करने का, मतलब प्रिंट करके इशू करने का? तो करेक्ट। तो सबसे पहले कृषा हैज लॉजिकली पॉइंटेड आउट वन रीजन नॉट मेनी। कृषा बोलती है कि सर देखिए, इकोनॉमी में अनलिमिटेड पैसा नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा है, मौका मिला है तो अब ये वाला डाउट भी क्लियर कर देते हैं। सर अगर नोट छापने वाली मशीन, दो तरीके के लोग हैं अब, आज के क्लास के बाद दो तरीके के लोग क्लियर हो जाए, क्रिएट हो जाने वाले हैं। एक जो पढ़े लिखे कैटेगरी में कैरेक्टराइज होंगे, और एक दूसरा तुमको मालूम ही है,
क्वेश्चन एक जनरल स्टेटमेंट हम देता है, सर अगर नोट छापने का मशीन अपने गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास ही है, तो ये गरीबी गरीबी क्यों रोता है? 1-1 करोड़ रुपया छाप दे और रास्ते में बांटते फिरे। ये क्वेश्चन आएगा। दो तरीके के लोग हैं, एक जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट और एक जो नहीं है। जो नहीं है वो बोलेगा हाँ सही बात है, कर देना चाहिए। गवर्नमेंट बदमाश है, बदमाश है कि अच्छा है वो एक अलग रीजन है। यहां नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। क्यों, तुम समझो। ठीक है, ये रिमोट है, ये रिमोट को मैं पैसे देकर लाया हूं। तुम लोग के हाथ में घड़ी है, तुम वो पैसे लेके लाए हो। ये जो घड़ी है मेरे पास में, मान लो एक बार के लिए इसका प्राइस 2000 रुपीज है, मान लो एक बार के लिए इस घड़ी का प्राइस 2000 रुपीज है। ये घड़ी का प्राइस 2000 रुपया है। सरकार बोलती है आज से बांटो साला पैसा, गरीबी आज ही मिटा देंगे, सुबह तक कोई गरीबी नहीं बचेगा हिंदुस्तान में। अब प्रॉब्लम क्या होगा? जब लोगों के पास पैसा होगा, पैसा से डिमांड क्रिएट होगा। पर इकोनॉमी में रिसोर्सेस का सप्लाई, जो वुड है, लकड़ी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अब मान लो ये रूम भरा हुआ है, ये क्लास पूरा भरा हुआ है। कोई बोलता है सर हमको इसी क्लास में ना, इसी क्लास में 10 सीट चाहिए, इसी टाइम पे। हम बोला कोई और बैच में आ जा, बोला नहीं इसी बैच में 10 सीट चाहिए। हम बोला आ जा, 10 सीट लेगा, आ जा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फीस बढ़ा देना पड़ेगा वो 10 सीट के लिए। सेम लॉजिक यहां पे सोचो ना, अगर 1 करोड़ सबके पास है तो हर कोई तो घड़ी खरीदना चाहेगा। घड़ी बोलने, घड़ी एक एग्जांपल है, आप आटा दाल चावल कुछ भी सोच लो, हर कोई वो घड़ी खरीदना चाहेगा। तो क्या ये घड़ी 2000 में मिल पाएगा? ये घड़ी 5000, 6000, 8000, 10,000 का हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन पागल कुत्तों की तरफ दौड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है तुमको? इन्फ्लेशन अगर इतना हो जाएगा, इंडियन करेंसी यूजलेस हो जाएगी। इंडियन करेंसी विल बिकम यूजलेस। $1 80 है, क्यों है? क्योंकि दुनिया में डॉलर का डिमांड रुपया से ज्यादा है। आ रहा है बात समझ में? ये वेनिजुएला, आप वेनिजुएला जैसी कंट्री में जाइए, वियतनाम जैसी कंट्री में जाइए, आपको पॉकेट में 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया लेके घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्री का करेंसी वैसा है ना। टमाटर ₹1,00,000 किलो, तो तुम वहां जाते ही करोड़पति बन गए। आएगा कुछ भी नहीं। खुश होना है तो हो लो कि हम करोड़ों रुपया का मालिक है यहाँ पे। सामान तुम वही खरीद पाएगा वहां पे भी, क्योंकि रुपया का वैल्यू नहीं है वहां पे। आ रहा है नहीं आ रहा बात समझ में? तो रुपया का वैल्यू इतना ज्यादा तभी रहेगा जब रुपया का सप्लाई इकोनॉमी में कम रहेगा। इसलिए नोट छापा नहीं जा सकता। अब कमिंग बैक टू द कृषा का पॉइंट, कि इसलिए गवर्नमेंट ये पावर सबको नहीं दे रही। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कमर्शियल बैंक अपने मर्जी से नोट छाप रहा है, सब अपनी मर्जी से। इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो हो रहा है इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज अकेला आरबीआई के पास है, तो आरबीआई कम से कम हिसाब तो रख रखा है कि भैया आपके पास कितना है, आपके पास कितना है। तो एक मनी का सप्लाई इकोनॉमी में कितना है वो तो पता है, वो हिसाब ही नहीं रख पाएंगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक कंट्री में करेंसी एक जैसा दिखे। आज तुम अगर बैंगलोर चले जाओ, तुम मुंबई यानी महाराष्ट्र के एरिया में चले जाओ, हाँ, तुम यूपी चले जाओ, कहीं पे भी तुम चले जाओ भाई, तुम 500 रुपया का नोट तो वही देगा। हर बैंक अपना कर रहा होता, हर बैंक अपना कर रहा होता। कहीं पे 500 का नोट तुमको नीला मिलता, कहीं हरा, कहीं भूरा, कहीं कुछ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि भाई ये सच्चा नोट है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अलग अलग रंग बिरंगा नोट है। तो नोट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, इसलिए खुद रखा गया। देखो यही पॉइंट था, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, और साथ साथ में इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, कि करेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। यस, शिवम ने कंफर्म किया, मनस्वी, धून, वंश, बाकी लोग भी बाकी है, शशांक, विदुषी,
बाकी लोग भी कंफर्म करो। ओके यार, तो जो भी है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक वाज द हेडिंग, राइट? लिख लो नंबर 1, मोनोपोली ऑफ नोट इशू। मोनोपोली ऑफ नोट इशू, पॉइंट नंबर 1, मोनोपोली ऑफ नोट इशू। मोनोपोली ऑफ नोट इशू। और पॉइंट में जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना पड़ेगा। फंक्शंस में पहला पॉइंट है मोनोपोली ऑफ नोट इशू, पहला पॉइंट है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। लिखो, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी for issue of currency in the country, for issue of currency in the country. Central bank has the sole authority for issue of currency in the country. Central bank has the sole authority for issue of currency in the country. लिखो, in India, RBI has the sole right, RBI has the sole right of issuing paper currency notes. RBI in India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes. In India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes. ब्रैकेट में लिखो, एक्सेप्ट 1 rupee notes and coins, except 1 rupee notes and coins, except 1 rupee notes and coins which are issued by Ministry of Finance, which are issued by Ministry of Finance. हाँ, sole authority with the central bank, sole authority with the central bank. लिखो, सोल अथॉरिटी। अच्छा, सोल में काफी लोग ना, जो इंग्लिश से तेज होता है वो लोग SOLE की जगह SOUL कर देता है। टीचर का आत्मा दुखी होता है। SOLE, देखो दो होता है, एक होता है सोल SOLE और एक होता है SOUL। अमन रात को जब चैट करता है तो बोलता है ना सोलमेट है तुम, वो सोलमेट कौन सा बोलता है? SOUL वाला बोलता है, SOLE वाला बोलता है? हाँ, यूएल वाला। तो तुम ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन जो भी है, तो एक सोल का SOLE वाला हो गया एक, समझ आ गया? तो वो लिखना है यहाँ पे, है ना? तो एडवांटेजेस ऑफ, क्या लिखवाया था बोलो ना भाई? एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी विथ, एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी, एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी विथ सेंट्रल बैंक आर या विथ RBI आर, जो भी लिखना है लिखो, विथ सेंट्रल बैंक आर या विथ RBI आर। नंबर 1, it leads to uniformity in note circulation, it leads to uniformity in note circulation, it leads to uniformity in note circulation as same type of notes, it leads to uniformity in note circulation as same type of notes, it leads to uniformity in note circulation as same type of notes, as same type of notes circulate within the entire country, as same type of notes circulate within the entire country, as same type of notes circulate within the entire country। तो पहला बात तो यूनिफॉर्मिटी। नंबर 2, इट गिव्स सेंट्रल बैंक द पावर, it gives central bank the power, it gives central bank the power to influence money supply, it gives central bank the power to influence money supply, it gives central bank the power to influence money supply because currency with public, because currency with public, because currency with public is a part of money supply, is a part of money supply, because currency with public is a part of money supply।
Point 3. It ensures public faith in the currency system. 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 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यार ऐसा है, मैंने आप लोगों को लिखवाया है, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द कंट्री. रीड करो, पहला लाइन रीड करो, कम ऑन यार, रीड करो. सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द कंट्री. फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से. सेंट्रल बैंक हैज द सेंट्रल बैंक हैज द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री. आगे, इन इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स. इन इंडिया, इन इंडिया. यहां तक रुद्राक्ष आप बोले, स्टार्टिंग से यहां तक. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा, टीचर जीरो दे देगा. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है. हाँ, यहाँ पे सुन लो, ये सुन लो, ये सुन लो, ये खतरनाक क्वेश्चन है. एक बार आ गया था, खेला हो गया था स्टूडेंट लोग का, रुद्राक्ष जैसा बच्चा लोग का, कि ये एमसीक्यू है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है 2 साल पहले का, कि इन इंडिया, एक सेकेंड ना, इन इंडिया हु हैज द पावर ऑफ नोट इशू, और ऑप्शन दे दिया था, ए कमर्शियल बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अभी जो स्टूडेंट लोग था, जो लोग सुपर स्मार्ट होता है, वो लोग बोला सर तो बोले थे सारा पावर सेंट्रल बैंक के पास है, ये लिख के आ गया, हो गया बेवकूफ बन गया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है. इंडिया में एक बैंक है जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पर वो कमर्शियल बैंक है. तो फिर सर नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों है? अजीब बात है. ऐसे तो फिर खुशहाल अपना नाम शाहरुख खान कर देगा तो शाहरुख खान हो गया क्या? नहीं हुआ ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नाम रख दिया वो, लेकिन रियल में सेंट्रल बैंक कौन है रे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आंसर ये होगा. एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है. रुद्राक्ष पूरा रीड करो और फिर से बोलो, पूरा रीड करो, पहला 2 लाइन. फिर से बोलो, सेंट्रल बैंक हैज द सोल. जैसे ही तुम बोला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तुम टीचर को बोला काट लो. फिर से बोलो, सेंट्रल बैंक. आगे, अब पूरा बोलो. वेरी गुड. पुनीत आप बोले. Yes, everyone to issue paper currency note except 1 rupee notes and coins which are issued by Ministry of Finance. Which are issued by, except 1 rupee notes and coins which are issued by. अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर, हेलो, इसी पॉइंट के अंदर फिर मैंने लिखवाया एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी, और एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विथ सेंट्रल बैंक, जो भी लिखवाया था. हाँ, इसी पॉइंट के अंदर था वो. इसी पॉइंट के अंदर, पॉइंट का नाम क्या है? पहला पॉइंट का नाम क्या है? मोनोपोली ऑफ नोट इशू. इसके अंदर मैंने 3 एडवांटेजेस लिखवाया, यस और नो. पहला एडवांटेज था, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, as same type of currency will circulate in the entire country. It gives central bank the power to influence money supply, because currency with public is a part of money supply, and it ensures public faith in the currency system. पहला एडवांटेज आदि जोर से पढ़ो.
सब कुछ पढ़ा जो बोला उसको छोड़ के। एडवांटेज बोला था, पहला पॉइंट पढ़। 4 बार बोल। फिर से। मोहित सुनाओ। तुम लोग अभी बाहर लेट आया है, क्या करके आया बाहर से तुम लोग? कुछ रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। अरे बोल ना, हाँ वही पॉइंट तो पूछेगा भाई। सर्कुलेट ऑल ओवर द कंट्री, पूरा रीड करें आप फिर से। 4 बार पढ़ते जा। एग्जैक्टली exactly. विशाल सुनाओ। करेक्ट है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बात, इट गिव सेंट्रल बैंक द पावर, बोलो। टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। हुआ। आप बोलिए वर्षा, सुनाइए ये वाला पॉइंट। फिर से रीड करिए 4 बार। कृष्णा सुनाओ। रीड करो। रीड करते जाओ जब तक रोके नहीं। रीड करते जाओ जब तक रोके नहीं। लर्न हुआ? अब बोलो। चलो रीड करना शुरू कर दो। बोलो। रीड करो एक बार और। और लास्टली एवरीवन बोलो, इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। करेक्ट है सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखो। ये पहला पॉइंट था ना, क्या था? मोनोपोली ऑफ नोट इशू। सेकंड पॉइंट लिखो, बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। 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 ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग। गवर्नमेंट का बैंकर है, मतलब गवर्नमेंट को पैसा देता है जब चाहिए, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसको अपने पास जमा रखता है। एक बैंकर और क्या करता है? तो एज अ रोल, एज अ बैंकर्स रोल, ये काम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है। नंबर वन। नंबर टू, एजेंट। एजेंट क्या होता है?
जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करे। तो अब जो कंट्री में जो भी उधार है, डेट है, उसको मैनेज आरबीआई करता है। लोगों से उधार लेना या लोगों का उधार वापस देना, ये कौन करता है? आरबीआई। कौन सा उधार? वो उधार नहीं जो पुनीत कृष्णा से लेगा, वो उधार जो बैंक लेगा या गवर्नमेंट लेगा। गवर्नमेंट काफी बार उधार लेता है पब्लिक से, तो वो उधार कब चुकाया जाएगा या कब और उधार लेना है, ये सब मैनेज करता है एज एन एजेंट। इसीलिए तुम लोग आरबीआई के वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा काफी गवर्नमेंट का बॉन्ड्स बिक रहा होगा उस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे रेस कर रहा है। आया बात समझ में? और एज एन एडवाइजर, कंट्री में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होता है, मॉनेटरी इश्यूज होता है, उसमें गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। पर फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिखो, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इस पॉइंट के अंदर लिखवा रहा हूं, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई कैरीज आउट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई carries out all banking services, RBI carries out all banking services, RBI carries out all banking services on behalf of the government, on behalf of the government, on behalf of the government। लिखिए, this includes acceptance of deposits, this includes acceptance of deposits and granting of loans, this includes acceptance of deposits and granting of loans, and granting of loans, full stop, as a agent, central bank has the responsibility, as an agent, central bank has the responsibility, has the responsibility of managing public debt. Central bank has the responsibility of managing public debt. Central bank has the responsibility of managing public debt। लिखा, as a agent central bank has the responsibility of managing public debt। लिखिए, as a financial advisor, as a financial advisor, as a financial advisor, central bank advises the government, as a financial advisor, central bank advises the government, as a financial advisor, central bank advises the government from time to time, from time to time, from time to time on economic, financial, from time to time on economic, financial and monetary matters। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 2। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 2। सारे लोग रीड करेंगे, कम ऑन एक बार शुरू से यार, वेटिंग बोलिए। बस, एज अ बैंकर, फिर से, एज अ बैंकर आरबीआई, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई, आगे, दिस इंक्लूड्स, दिस इंक्लूड्स,
ये पूरा पॉइंट एक बार बोलेंगे, फिर इंडिविजुअली पूछने वाला हूं लोगों से, तैयार रहिएगा। बोलिए। दिस इंक्लूड्स, अंजलि आप बोलिए, रीड कीजिए जोर से 4 बार। एक बार और। बोलिए। एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, सही है। आगे बोले आप लोग। एज एन एजेंट, फिर से, फिर से बोलो, फिर से, फिर से, आप बोलिए। फिर से रीड कीजिए 4 बार। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए एवरीवन, बोलिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड, फिर से, एज अ, ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी मैटर्स। एक बार और बोले। ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी मैटर्स। रोहित आप बोले। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का बैंकर टू बैंक्स। Bankers to the banks. Bankers to the banks. This is the third and the last point for the day. Banker to the bank. हो गया कृषा, हो गया। हाँ भी बोलो गुड नाइट पापा, थोड़ा देर में बात करते हैं। चलो, बैंकर टू बैंक, क्लियर है कि नहीं? बैंकर टू बैंक। अभी एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बैंकर टू बैंक में तुम समझो, आज कमर्शियल बैंक कितने सारे हैं, इनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं हुआ तो जो मर्जी करेगा, जितना मर्जी इकोनॉमी में मनी सप्लाई करेगा। प्लस इनको पैसा चाहिए। अच्छा एक चीज सोचो ना, अपने को लोन चाहिए, अपने किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को लोन चाहिएगा, किसके पास जाएगा? आरबीआई। अपने पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, किसके पास जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, किसके पास जमा करेगा? सेंट्रल बैंक। तो जो मेरे लिए कमर्शियल बैंक है, वही कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक है। यस, तो वही तो लिखवाया हूं, बैंकर टू द बैंक्स, बैंकर टू बैंक्स। लिखिए, आरबीआई हैज, आरबीआई हैज सेम रिलेशन, RBI has same relation with commercial banks. RBI has same relation with commercial banks. RBI has same relation with commercial banks. Which commercial banks have? Which commercial banks have? RBI has same relation with commercial banks. Which commercial banks have with the general public?
which commercial banks have with the general public. लिखिए, as a banker to the banks, as a banker to the banks, as a banker to the banks, RBI regulates, as a banker to the banks, RBI regulates the proper functioning of commercial banks. अच्छा, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजर्स लिख देना, एंड सुपरवाइजर्स मैं मिस कर दिया. आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस, आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स. आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स. हाँ, RBI regulates and supervises the proper functioning of commercial bank. It also accepts deposits of commercial banks. It also accepts deposits of commercial banks. It also accepts deposits of commercial banks and grants loan. It also accepts deposits of commercial banks and grants loans when needed. When needed. When needed. ये पूरा पॉइंट सारे लोग रीड करेंगे. कम ऑन यार, बोलो. Exactly. RBI has same relation with commercial banks which the commercial banks have with the general public. फिर से बोलो. Has with the, फिर से रीड करो. एक बार और. आगे बोलो. Exactly. RBI regulates and supervises the proper functioning of commercial banks. फिर से. And supervises ना the proper functioning of commercial banks. यही तो लिखवाया है ना. RBI regulates and supervises the proper functioning of commercial. फिर से बोलो. RBI regulates and आगे क्या है. It also accepts deposits of commercial banks and grants loan when needed. फिर से बोलो. It also accepts. That's it यार. और एक दो फंक्शंस है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. That's it. Goodbye everyone.